अभी आपने जिनको देखा और अभी आप जिनको देख रहे हैं अब उन्हीं की बात करते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। थोड़ा इनका मैट्रिमोनियल प्रोफाइल बताते हैं आपको, इंटरेस्टिंग है, धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है। ट्रंप 3 शादियां कर चुके हैं, उन तीनों पत्नियों से उनके 5 बच्चे हैं, यानी ट्रंप को डैडी कहने का बायोलॉजिकल हक उन 5 बच्चों को ही है। ये सब अजीब सा नहीं लग रहा आपको न्यूज़ शो? देखते जाइए, रुको जरा। लेकिन अब ट्रंप को डैडी कहने वालों की लिस्ट में एक साथ 31 नए नाम या नए देश जुड़ गए हैं, और वो भी इंटरनेशनल लेवल पर। हम बात कर रहे हैं नेटो की, वो शक्तिशाली सैन्य संगठन जिसमें अमेरिका समेत कुल 32 देश शामिल हैं। इस संगठन के महासचिव मार्क रूट ने ट्रंप को डैडी की उपाधि दी है। यानी डोनाल्ड ट्रंप अब सिर्फ 5 बच्चों के ही नहीं बल्कि नेटो के भी डैडी बन गए हैं, द बिग डैडी। हालांकि रूट ने मजाकिया अंदाज में ट्रंप को डैडी कहा, लेकिन उनके इस बयान ने डोनाल्ड ट्रंप को बायोलॉजिकल डैडी की परिधि से बाहर निकालकर जियोपॉलिटिकल डैडी का दर्जा दे दिया है। जिस मंच पर यह बात हुई वहां इजरायल और ईरान के बीच हुए सीजफायर को लेकर चर्चा चल रही थी। नेटो के शिखर सम्मेलन में ट्रंप अपनी तरफदारी कर रहे थे। ट्रंप ने कहा कि ईरान और इजरायल का युद्ध स्कूल के मैदान में 2 बच्चों की लड़ाई जैसा था। ऐसी लड़ाई को कंट्रोल करने के लिए कड़े शब्दों की जरूरत होती है। इस लड़ाई को 2 से 3 मिनट तक चलने देने के बाद रोकना आसान होता है। इस दौरान नेटो महासचिव ने ट्रंप की ओर इशारा करते हुए कहा कि फिर डैडी को रोकना पड़ता है। सबसे पहले मार्क रूट और डोनाल्ड ट्रंप के संवाद को सुनिए, फिर हम ट्रंप के सामने नेटो के इस समर्पण की इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। देखिए, कड़वा सच यह है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर यह बात अब आम हो गई है कि ट्रंप को चापलूसी पसंद है, और अफसोस इस बात का है कि अब ट्रंप का जो इनर सर्कल है वो इसको प्रमोट करता है, और जो भी ट्रंप के नजदीक आना चाहता है वो ये चापलूसी करता है। और इसी चापलूसी में सबसे बड़ा नाम तो फील्ड मार्शल असीम मुनीर का है, जिन्होंने पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया। और ट्रंप इसके मास्टर हैं या विक्टिम, ये वक्त बताएगा। वैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसी नेता को इस तरह से डैडी कह देना कूटनीति कम और कॉमेडी ज्यादा लगती है। हालांकि ट्रंप की पॉलिटिकल रणनीति और उनके बदलते बयानों की वजह से वो दुनिया भर के कॉमेडी शोज का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। ट्रंप दुनिया भर के स्टैंड अप कॉमेडियंस के फेवरेट सब्जेक्ट बन चुके हैं, और इसी वजह से दुनिया भर में उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। देश के हिसाब से ट्रंप की पहचान भी बदलती रहती है। कभी अमेरिका को सुपर पावर कहा जाता है तो ट्रंप को कभी मिस्टर सीजफायर कहा जाता है। पाकिस्तान जैसे देश जो ट्रंप को शांति के मसीहा के रूप में देखते हैं, वहीं ईरान तो ट्रंप को युद्ध का अपराधी मानता है। चीन की बात करें तो वो ट्रंप को टैरिफ वाला 30 मार खा समझता है। एक सच ये भी है कि ट्रंप टैरिफ प्रेम को लेकर दुनिया में बदनाम है, या ट्रेड प्रेम। खैर, यहां तक कि टेरर से पहले भी कई बार उन्होंने टैरिफ और ट्रेड को तरजीह दी है। ट्रंप की हरकतों और फैसलों से कई लोग तो ये भी मानने लगे हैं कि ट्रंप राष्ट्रपति से पहले उद्योगपति हैं और बेहद ट्रांजैक्शनल हैं, यानी एक हाथ से लो एक हाथ से दो, बगैर इसके वो बात नहीं करते। और अब तो नेटो महासचिव ने उन्हें डैडी तक बता दिया है। इंटरेस्टिंग बात आपको एक और बताना जरूरी है कि नेटो महासचिव इससे पहले नीदरलैंड्स में थे, आपको याद होगा, और वो तब से ट्रंप के फैन बॉय की लिस्ट में गिने जाते हैं। खैर, यह भी समझना जरूरी है कि ट्रंप के सामने नेटो क्यों नतमस्तक है, अमेरिका कैसे नेटो को कंट्रोल करता है। लेकिन पहले यह समझते हैं कि कैसे ट्रंप के दबाव में नेटो ने हेग समिट में कौन से फैसले लिए और क्या क्या फैसले लिए। नेटो समिट में यह फैसला हुआ कि यूरोपीय देश अपना रक्षा खर्च जीडीपी का 5% तक बढ़ाएंगे। समिट से पहले ट्रंप ने कहा था कि सदस्य देश अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। ट्रंप ने यूरोपीय देशों से रक्षा खर्च बढ़ाने को कहा था। यूरोपियन देश अगले 10 वर्ष में अपना रक्षा खर्च जीडीपी का 5% तक बढ़ाएंगे। ये काम ट्रंप अपने पहले टर्म में नहीं कर पाए थे। समिट के बाद सदस्य देशों की तरफ से साझा स्टेटमेंट जारी किया गया। यह कहा गया कि हम सामूहिक सुरक्षा को लेकर अपने फैसले पर कायम हैं। ट्रंप चाहते हैं कि सभी सदस्य देश अपने जीडीपी का 5% रक्षा पर खर्च करें। अभी नेटो के खर्च में यूरोपीय देशों का कुल योगदान करीब 30% के आसपास है, जो इन देशों की जीडीपी का औसतन 2% है, और नेटो में सबसे ज्यादा योगदान अमेरिका का है। नेटो के खर्च में अमेरिका का हिस्सा 66% है, जबकि जर्मनी का 6%, ब्रिटेन का 5.4%, फ्रांस का 4.3%। यह सच है कि नेटो के खर्च में अमेरिका का हिस्सा ज्यादा है,
यह भी सच है कि नेटो में अमेरिका की भूमिका बड़ी रही है, लेकिन सबसे बड़ा सच तो यह है कि इस वक्त नेटो बनाम रूस की नई जमीन तैयार हो रही है। सोचिए, नेटो का रक्षा बजट बढ़ाने के पीछे अमेरिका का उद्देश्य क्या है? क्या अमेरिका ज्यादा से ज्यादा हथियार बेचना चाहता है? क्या अमेरिका हथियार के मामले में रूस को टक्कर दे रहा है? क्योंकि इस वक्त रूस हथियार कम और एनर्जी ज्यादा बेच रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 से 22 के बीच में 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातक देशों में अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और जर्मनी थे। इन देशों ने 2018-22 में दुनिया के हथियारों के निर्यात की 76% आपूर्ति की। वर्ष 2018-22 के बीच वैश्विक हथियार निर्यात के 40% हिस्से पर अमेरिका का कब्जा था। वर्ष 2024 में अमेरिका ने 318.7 बिलियन डॉलर के हथियार बेचे। ये 2023 की तुलना में 29% की बढ़ोतरी थी। वहीं रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश, उसकी वैश्विक हथियार निर्यात में 16% की हिस्सेदारी है, जो पिछले कुछ वर्षों में और भी कम हो रही है। वर्ष 2012 से वैश्विक हथियार निर्यात में रूस की हिस्सेदारी घट रही है। 2012 में 24.1% थी, जो 2021 में घटकर 18.6% रह गई। तो क्या नेटो का बजट बढ़ना सिर्फ सुरक्षा की जरूरत है या हथियारों की होड़ का बहाना? सवाल गंभीर है, क्योंकि आंकड़े कहते हैं कि इस वक्त असली लड़ाई बारूद की नहीं, बाजार की है। अमेरिका जहां हथियार बेचने की दौड़ में सबसे आगे है, वहीं रूस अपनी पकड़ खो रहा है, और यही होड़ अब दुनिया की सुरक्षा नीति को हथियारों के मार्केट में तब्दील कर रही है।